हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी ट्यूशन चैनल पे। आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 3 का जो हमारा टॉपिक रह गए थे वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्षण से। वर्षण जब न्यूज़ में बताया जाता है कि किसी जगह पर एक दिन में 30 मिलीमीटर बारिश हुई तो इसका मतलब है कि उस इलाके में 30 mm बारिश का पानी गिरा और जमीन पर जमा हो गया। इससे बेहतर समझने के लिए सोचिए, अगर कोई नाली या ढलान न होती तो बारिश का पानी समतल जमीन पर 30 mm गहरी परत बना देता है। यह लगभग 3 10 के सिक्कों जितना मोटा होता है, जिन्हें एक साथ रखा जाता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी बारिश हुई? हम एक खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे रेन गेज कहते हैं। रेन गेज एक आसान टूल है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक बारिश मापने के लिए करते हैं। इसके ऊपर एक चौड़ा फनल होता है जो बारिश को पकड़ता है और इसे एक सिलेंडर या कंटेनर में डालता है। इस कंटेनर पर निशान या स्केल होता है ताकि हम पढ़ सके कितनी बारिश हुई है। मान लीजिए कंटेनर में जमा पानी 15 mm के निशान तक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उस इलाके में 15 mm बारिश हुई। अगर यह 30 mm तक बढ़ जाता है तो वहाँ 30 mm बारिश हुई। बारिश को आमतौर पर 24 घंटे में मापा जाता है और इसके नतीजे किसानों, मौसम का अनुमान लगाने वालों और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को बाढ़, सूखे या फसल को प्लानिंग के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। आपके शहर में भी रेगुलर बारिश के रिकॉर्ड से लोकल सरकार को पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज करने में मदद मिलती है। बात करते हैं भारत और मौसम और मानसून। मानसूनी मौसम की खासियत एक खास मौसमी बदलाव है। मौसम बदलाव एक मौसम से दूसरे मौसम में भी होते हैं और इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह साफ पता होता है, खासकर भारत के अंदरूनी इलाके में। तटीय इलाकों में तापमान में ज्यादा अंतर नहीं देखा जा सकता, लेकिन यहाँ होने वाली बारिश एक अलग पैटर्न देखा जाता है। भारत में 4 मुख्य मौसम होते हैं: गर्म मौसम का मौसम, ठंड का मौसम, मानसून का आगे बढ़ना और मानसून का लौटना। पहला है गर्म मौसम का मौसम। गर्मी सूरज के उत्तर की ओर बढ़ने से ग्लोबल हीट वेव बनता है। उत्तर की ओर शिफ्ट होना, इससे भारत में मार्च से मई तक गर्म मौसम का मौसम होता है। हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का असर मार्च मई के दौरान अलग अलग लैटिट्यूड पर मौजूद अलग अलग स्टेशनों पर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग से देखा जा सकता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में अप्रैल में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मई के आसपास 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आम बात है। जब हम पेनिसुलर भारत में टेम्परेचर देखते हैं तो समुद्र का मॉडरेट करने वाला असर बहुत साफ दिखता है। दक्कन के पठार पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तर भारत में गर्मी के महीने में तापमान बढ़ता है और हवा का दबाव गिरता है। मई के आखिर तक उत्तर भारत एक बड़ा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। यह लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पश्चिम तक फैला होता है। इस ट्रफ के आसपास हवा का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। भारत में गर्म मौसम की एक खास बात है लू। लू तेज, गर्म और सूखी हवाएं होती हैं जो गर्मियों में दिन में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलती हैं। ये आधी रात तक भी चल सकती हैं। इन गर्म हवाओं के संपर्क में आने पर कई लोगों को हीट स्ट्रोक या दूसरी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मई के दौरान इन इलाकों में शाम को धूल भरी आंधी आती है। ये धूल भरी आंधी कुछ समय के लिए तेज, परेशान करने वाली गर्मी से कुछ राहत देती है। इनके साथ हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवा चलती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ स्थानीय रूप से बने गरज के साथ आंधी, ओले के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जब गर्मी का मौसम खत्म होने वाला होता है तो केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बारिश होती है। ये बारिश आम की फसल को पकने में मदद करने के लिए बहुत जरूरी होती है, इसलिए इन्हें आम की बारिश का नाम दिया गया है। ठंड का मौसम। सर्दी नवंबर के बीच तक उत्तर भारत में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। यह इस इलाके में फरवरी तक रहता है। इस मौसम के ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी होते हैं। इस समय तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। चेन्नई में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन उत्तरी मैदानों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन ज्यादातर गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं। ऊंचे इलाकों में पाला पड़ना आम बात है।
सर्दियों के मौसम में पूरे देश में उत्तर पूर्व की ट्रेंड विंड चलती हैं। जमीन से समुद्र की ओर बहने की वजह से भारत के ज्यादातर हिस्से में मौसम सूखा रहता है। हालांकि तमिलनाडु के तटों पर ज्यादातर बारिश इन्हीं हवाओं से होती है, क्योंकि ये हवाएं समुद्र से जमीन की ओर जहां पहुंचती हैं। उत्तर भारत में एक कमजोर हाई प्रेशर एरिया बनता है। इस इलाके से हल्की हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, वे रिलीफ से प्रभावित होती हैं। ये हवाएं पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी से होकर बहती हैं। इस मौसम में साफ आसमान, कम तापमान और कम नमी के साथ मौसम अच्छा रहता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से डिप्रेशन का आना उत्तर भारतीय मैदानों में ठंड के मौसम की खास पहचान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाने जाने वाले ये लो प्रेशर सिस्टम भूमध्य सागर और पश्चिमी एरिया से शुरू होते हैं। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम से आते हैं। जमीन के लिए जरूरी सर्दियों की जरूरी बारिश इन्हीं लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होती है। सर्दियों की बारिश मैदानों में होती है और हिमालय में बर्फबारी होती है। ये थोड़ी सी बारिश रबी की फसलों के लिए जरूरी है और इसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है। पेनिनसुलर इलाके में सर्दियों का कोई खास मौसम नहीं होता। समुद्र के असर की वजह से टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में ज्यादा मौसमी बदलाव नहीं होता। आगे बढ़ता मानसून। बारिश का मौसम जून के पहले हफ्ते तक उत्तर पश्चिम मैदानों पर कम दबाव की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ जाती है। वे दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं को खींचने के लिए काफी मजबूत होती हैं। समुद्र से आने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने के लिए भूमध्य रेखा को पार करती हैं। जब वे भूमध्य रेखा की गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा नमी होती है। लगातार चलने वाली ट्रेंड विंड्स के मुकाबले मानसून में तेज हवाएं चलती हैं। ये तेज हवाएं औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। ये एक महीने में पूरे देश में चलती हैं, सिर्फ एकदम उत्तर पश्चिम को छोड़कर। इन नमी वाली हवाओं के अचानक आने पर तेज गरज और बिजली कड़कती है, जिसे आमतौर पर मानसून का टूटना कहा जाता है। भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ के मौसम में बड़ा बदलाव लाता है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून की दो शाखाओं में विभाजित है, अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा की विशेषताएं। अरब सागर ब्रांच 10 जून तक मुंबई पहुंच जाएगी। पश्चिमी घाट मानसून की शाखा में रुकावट पैदा करते हैं। सह्याद्री के हवा वाले हिस्से में भारी बारिश होती है। यह मानसून ब्रांच घाट पार करके दक्कन के पठार और उत्तर मध्य प्रदेश तक पहुंचती है, जहां इससे कुछ बारिश होती है। एक ब्रांच फिर गंगा के मैदानों में घुसकर बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से मिलती है। एक और सब ब्रांच जून के 20 तक सौराष्ट्र पेनिनसुला और कच्छ से टकराती है। दिल्ली में 29 जून तक बारिश होती है। क्योंकि यह ब्रांच पश्चिमी राजस्थान से गुजरती है, इसलिए बारिश कम होती है। यह ब्रांच पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से मिलती है और जुलाई के पहले हफ्ते तक पश्चिमी हिमालय में बारिश कराती है। हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा की विशेषताएं। मानसून की यह ब्रांच नेचुरली दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और तटीय म्यांमार के कुछ हिस्सों की ओर आ जाती है, ताकि बाद में मुड़ जाए। यह झुकाव म्यांमार के तट पर अराकान पहाड़ियों के कारण होता है। यहाँ इस मानसून शाखा का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करता है। उत्तर पश्चिमी भारत में कम तापमान के कारण ब्रांच दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिनमें से एक पश्चिम की ओर, दूसरी उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। पश्चिम की ओर जाने वाली ब्रांच गंगा के मैदानों के साथ पंजाब के मैदान तक पहुंचती है, जबकि दूसरी ब्रांच ब्रह्मपुत्र घाटी में ऊपर की ओर बढ़ती है और उत्तर पूर्वी भारत में भारी और बड़े पैमाने पर बारिश करती है। हमारे देश की राह दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश के बंटवारे को तय करती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। दूसरी ओर घाट के हवा के विपरीत दिशा में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश दर्ज की जाती है। इसी तरह पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का कारण बनती है। जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी मैदानों में बारिश कम होती जाती है। मौसम के इस समय कोलकाता में 120 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि पटना, प्रयागराज, दिल्ली में क्रम से 102 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर बारिश होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी बारिश में कमी का कारण बनती है। मानसून में बारिश में ब्रेक आते रहते हैं, जिससे बारिश और सूखा होता है। इसका मतलब है कि मानसून की बारिश एक बार
में सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है। बीच बीच में बिना बारिश वाले सूखे दौरे आते हैं। यह घटना बार बार और मजबूत ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से आते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर बनने वाले डिप्रेशन मुख्य जमीन के ऊपर से गुजरते हैं। ये डिप्रेशन लो प्रेशर के मानसून ट्रफ के एक्सिस के पीछे चलते हैं। अलग अलग वजहों से ट्रफ और उसका एक्सिस उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते रहते हैं, जिससे बारिश की जगह के हिसाब से बंटवारा तय होता है। जब मानसून ट्रफ का एक्सिस मैदानी इलाकों के ऊपर होता है तो उस इलाके में काफी बारिश होती है, लेकिन अगर एक्सिस में कोई बदलाव होता है तो यह हिमालय के करीब चला जाता है तो सूखे दौर बढ़ जाते हैं और ये सूखे दौर दूसरे समय की तुलना में ज्यादा समय तक चलते हैं। हिमालय की नदियों के पहाड़ी कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर बारिश होती है। ये भारी बारिश बाढ़ लाती है जो जमीन को तबाह कर देती है और मैदानी इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान होता है। अनिश्चितता और बदलाव मानसून की खासियत है। सूखे और गीले मौसम का आना जाना अलग अलग तेजी बार बार होने और समय में अलग अलग होता है। वे एक हिस्से में भारी बारिश लाते हैं और दूसरे इलाकों में सूखे के कारण बनते हैं। उनके अनियमित आने और वापस जाने में ज्यादातर भारतीय किसानों के खेती के शेड्यूल में रुकावट आती है। लौटता हुआ मानसून ट्रांजिशन सीजन। अक्टूबर नवंबर तक कम प्रेशर वाली मानसून की ट्रफ कमजोर हो जाती है और फिर धीरे धीरे इसकी जगह प्रेशर ले लेता है। मानसून का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे वापस शुरू हो जाता है। इस मानसून का वापस जाना कहते हैं। अक्टूबर शुरू होते मानसून उत्तरी मैदानों से वापस चला जाता है। गर्म और बरसाती मौसम से सूखे और ठंडे मौसम बदलाव के समय किन महीनों में होता है? अक्टूबर नवंबर में साफ आसमान और बढ़ता तापमान मानसून के वापस जाने के खास निशान है। दिन में तापमान ज्यादा रहता है लेकिन रातें सुहानी और ठंडी होती हैं। जमीन नम रहती है। ज्यादा तापमान और नमी की वजह से दिन का मौसम काफी परेशान करने वाला हो जाता है। इसे अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर की शुरुआत की यह घटना अक्टूबर के आखिर में कम तापमान से बदल जाती है, खासकर उत्तरी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत के लो प्रेशर की स्थिति नवंबर की शुरुआत तक बंगाल की खाड़ी के इलाके में चली जाती है। यह बदलाव अंडमान सागर के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से होता है। ये डिप्रेशन भारत के पूर्वी तटों को पार कर पाते हैं और भारी बारिश करते हैं। खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा के घनी आबादी वाले इलाके से टकराते हैं। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ये साइक्लोन और भी आ सकते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर कोरोमंडल तट पर ज्यादातर बारिश डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से होती है। वर्षा का वितरण। भारत के पश्चिमी तट और उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हर साल 1400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, गुजरात कुछ हिस्सों में सिर्फ 60 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। सह्याद्री के पूर्व में दक्कन पठार के अंदरूनी इलाके में भी कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है। जम्मू और कश्मीर के लेह के आसपास हम एक बार फिर कम बारिश देख सकते हैं। बाकी भारत में ठीक ठाक बारिश होती है, जबकि बर्फबारी हिमालय क्षेत्र तक सीमित रहती है। मानसून के उतार चढ़ाव की वजह से हर साल बारिश का अलग अलग होना आम बात है। कम बारिश वाले इलाकों में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। इन इलाकों में राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से और वेस्टर्न घाट के हवा के विपरीत दिशा वाले हिस्से शामिल हैं। इसलिए जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है वहां बाढ़ का खतरा रहता है, जबकि कम बारिश वाले इलाकों में सूखे का असर रहता है। मानसून एक एकीकृत बंधन। हिमालय सुरक्षा की रुकावटें हैं जो ठंडी हवाओं को सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकती हैं। इससे उत्तरी भारत के इलाके भी जो एक लैटिट्यूड पर हैं एक जैसा ज्यादा टेम्परेचर महसूस कर पाते हैं। इसी तरह तीन तरफ से समुद्र का असर पेनिनसुलर पठार पर ठीक ठाक टेम्परेचर बनाता है। भले ही ये ठीक करने वाले असर मौजूद है, फिर भी टेम्परेचर की कंडीशन में कुछ बड़े अंतर हैं। फिर भी मानसून एक जोड़ने वाला बंधन के तौर पर एक साफ बात है। हवा के सिस्टम का मौसमी बदलाव और उससे जुड़े मौसम के हालात मौसम का एक रिदम वाला साइकिल बनाते हैं। बारिश की अनिश्चितता और उसका असमान बंटवारा मानसून की एक खास पहचान है। मानसून का भारत के त्योहारों, लोगों के लाइफस्टाइल, खेती बाड़ी के रूटीन, जानवरों और पौधों की जिंदगी और भारतीय नजारों पर गहरा असर पड़ता है। मानसून एक जोड़ने वाला फैक्टर है क्योंकि यह भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के काम खेती पर असर डालता है। गर्मियों का मानसून भारतीय खेती के लिए बहुत जरूरी है। बारिश का समय और मात्रा अच्छी फसल और बड़े
पैमाने पर फसल खराब होने और अकाल के बीच का अंतर तय कर सकती हैं। इसके अलावा मानसून का भारत के कल्चर पर भी गहरा असर पड़ता है। लोक जीवन शैली, नृत्य, संगीत, त्योहार, पेंटिंग व साहित्य का सार मानसून के प्रभाव में आता है। सदियों से उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारतीय मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार करते रहे हैं, लेकिन कितनी खुशहाली या तबाही लाता है, ये बात अलग है। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज आज दुनिया के सामने सबसे जरूरी एनवायरमेंटल दिक्कतों में से एक है। इसका बदलाव धरती के एवरेज टेम्परेचर और मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक होने वाला बदलाव है, जो मुख्य रूप से इंसानी एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने और पेड़ों की कटाई की वजह से होता है, जिससे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पहला जीवाश्म ईंधन जलाना, बिजली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जलाए जाने वाले कोयला, तेल और नेचुरल गैस से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें गर्मी में एटमॉस्फेयर में रोक लेती हैं। दूसरा, वनों की कटाई। पेड़ CO2 सूखते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो जमा हुआ कार्बन निकल जाता है और भविष्य में होने वाले एमिशन को सोखने के लिए कम पेड़ बचते हैं। तीसरा, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां। फैक्ट्रियां ग्रीन हाउस गैसें निकालती हैं और खेती से मीथेन, जानवरों से और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्टिलाइजर से निकलती हैं। ये दोनों ही बहुत ताकतवर गर्मी रोकने वाली गैसें हैं। चौथा है बर्बादी और ज्यादा खपत। लैंडफिल से मीथेन निकलती है और बड़े पैमाने पर सामान बनाने से एनर्जी का इस्तेमाल और एमिशन बढ़ता है। वैश्विक बढ़ता वैश्विक तापमान। औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे दिन ज्यादा गर्म हो रहे हैं और हीटवेव ज्यादा आ रही हैं। पिघलती बर्फ और बढ़ता समुद्री जल स्तर। ग्लेशियर और पोलर आइस कैंप पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और तटीय शहरों और द्वीपों को खतरा है। ज्यादा खराब मौसम। क्लाइमेट चेंज से तूफान, बाढ़, सूखा और जंगल की आग की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इकोसिस्टम और वन्यजीवों को नुकसान। कई पौधे और जानवर जल्दी से ढलने में महसूस करते हैं, जिससे हैबिटेट खत्म हो जाता है और स्पीसीज खत्म हो जाती है। इंसानों पर असर। भोजन और पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं, गर्मी का तनाव, बीमारियों का फैलना, आर्थिक नुकसान और जलवायु प्रेरित प्रवासन। इस तरह हम पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज धरती पर जीवन के हर हिस्से पर अलग अलग असर डालता है। प्रकृति, अर्थव्यवस्था और इंसानी सेहत। अच्छी खबर यह है कि एमिशन कम करने, जंगलों को बचाने और रिवेशन एनर्जी पर स्विच करने से इसके असर को धीमा किया जा सकता है। पानी की बाढ़। बाढ़ बारिश, नदियों के किनारों से बहने पानी के भंडारों में बढ़ोतरी, हवाओं, चक्रवातों, सुनामी, ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री ज्वार भाटे की वजह से जमीन पर पानी भर जाने को कहते हैं। कभी कभी नदियां अपने किनारों को तोड़ देती हैं। डैम फटने, आंधी तूफान या सुनामी की वजह से भी बाढ़ आ सकती है। पानी के ऐसे तेज बहाव को फ्लैश फ्लड कहते हैं। नदी के पानी से खाली होने वाले इलाके को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। बाढ़ के दौरान नदी के चैनलों के किनारे पानी से ढके समतल इलाकों को फ्लड प्लेन कहते हैं। नदी के ऊपरी हिस्से का वह इलाका जो पानी बारिश का पानी जमा करता है और नदी को पानी देता है, इसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। मुख्य नदी से मिलने वाली धाराएं, छोटी नदी को सहायक नदी कहते हैं। जिस जगह से नदी अपना रास्ता शुरू करती है उसे ओरिजिन कहते हैं। वह जगह या जगह जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करने वाली ऊंची जगह को वाटर डिवाइस कहते हैं। पानी के सतही भाग को रन ऑफ कहते हैं। बाढ़ की बनावट को समझने के लिए इन शब्दों को सीखना बहुत जरूरी है। आरंभ प्रकार। बाढ़ के शुरू होने के हिसाब से धीमी चाल माना जाता है, लेकिन उनके होने के हिसाब से नहीं। ज्यादातर बाढ़ से पहले कई दिनों तक भारी बारिश और बर्फ पिघलती है। इस दौरान एक आम इंसान को भी बाढ़ का अंदाजा हो जाता है। इस समय की प्रोबेबिलिटी पीरियड कहा जाता है। बाढ़ आने से पहले प्रोबेबिलिटी पीरियड में बारिश लगातार या तेज होती है और बहाव तेज होता है या भारी बहाव होता है। बाढ़ के मैदानों में सबसे ज्यादा पानी निकलता है, जिससे चैनल रोक नहीं पाता, यहाँ तक कि डैम के फटने को भी, जिन्हें बड़ा खतरा माना जाता है। एक प्रोबेबिलिटी पीरियड होता है जब रिजर्वर की दीवारों में दरार या टूट फूट देखी जा सकती है। दुनिया भर में बाढ़ की संभावना वाले नालों और इलाकों में इकट्ठा की गई स्टैटिस्टिकली जानकारी के प्रसार से पता चला है कि 10 साल
किस समय में एक बार बाढ़ आने की संभावना होती है। इस समय के बीच हर 2 साल में हल्की बाढ़ आ सकती है। यहाँ तक कि साइक्लोन या सुनामी की वजह से आने वाली बाढ़ और तूफानी लहरें पैदा करने वाली बाढ़ों की भी एक निश्चित संभावना अवधि होती है। चेतावनी। सेंट्रल वाटर कमीशन के देश में करीब 132 फोरकास्टिंग स्टेशन है जो लगभग इसी इंटरस्टेट बाढ़ वाली नदियों को कवर करते हैं। हर साल 6000 से ज़्यादा फोरकास्ट जारी किए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में नदियों में डिस्चार्ज मंजूर लिमिट के अंदर होता है। दिए गए हाइग्राफ में दिखाया गया है कि पीक फ्लो का समय इस लेवल से ऊपर संभावित बाढ़ का संकेत दे सकता है जो उस इलाके के बाढ़ कंट्रोल कर्मियों के लिए टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर नेटवर्क पर चेतावनी भी देता है जिससे हाइड्रोग्राफ जुड़ा हुआ है। पहले जिस प्रोबेबिलिटी पीरियड पर बात हुई है उससे मीडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को चेतावनी जारी करने और बहुत पहले से खाली करने का प्रोसेस शुरू करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। लगभग सभी बड़े नदी सिस्टम और नहरों में खास जगहों पर वाटर लैगवेज होते हैं और एक समय पानी का लेवल बताते हैं। सरकार के बाढ़ सिंचाई सिस्टम या सेंट्रल वाटर कमीशन की फील्ड यूनिट बाढ़ का अनुमान लगाने और चेतावनी जारी करने के लिए कई दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करती है। वे भारी बारिश और पीक डिस्चार्ज के बीच लैग टाइम को दिखाने के लिए हाइड्रोग्राफ या चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच के गैप को आजकल टैग लाइन कहा जाता है। इस चैप्टर को आज हम यहीं पढ़ते हैं। इसे जो आगे का जो पार्ट है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथी और बच्चों को भी शेयर करें जिससे उनको इसका फायदा मिल सके। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।